एक गांव में आरामदास नाम का आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो बिल्कुल कामचोर था और उसे केवल आराम करना पसंद था। वह दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर आवारागर्दी करता था। आरामदास के पिता धर्मपाल जी बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल करके उसे बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। यह लड़का मेरी मेहनत की कमाई का मोल नहीं समझता। मैंने इसे कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। बेटा, जीवन आराम करने के लिए नहीं है। मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? अरे पिताजी, इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। उन्होंने आरामचंद को कई बार समझाया, लेकिन आरामचंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए आरामचंद की माँ बाप की आंखों में चिंता और निराशा झलकती थी। भाई रघुनाथ, ये लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? देखो धर्मपाल, मेरे ख्याल से अब इसका इलाज है कि तुम इसकी शादी कर दो। जब इसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद इसकी आलसी आदतें बदल जाएंगी। तुम सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल हो। मैं जल्दी ही इसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। कुछ ही दिनों में धर्मपाल जी ने सुषमा नाम की लड़की से आरामदास की शादी तय कर दी। सुषमा बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। सुषमा जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि आरामदास का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार बनेगा। शादी के बाद भी आरामदास की आदतें नहीं बदली, बल्कि वह पहले से भी अधिक आलसी हो गया था। क्या ये आदमी कभी सुधरेगा? इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। अपने पति की इन हरकतों से सुषमा बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन सुषमा ने अपने ससुर धर्मपाल जी के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ करता धरता नहीं है, सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी जिंदगी का चयन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करे, अपनी जिम्मेदारी समझे। बेटी, वो तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद धर्मपाल जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद आरामदास को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन आरामदास खाट पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको शर्म नहीं आती? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं, लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे कैसी बातें कर रही हो सुषमा? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी जाता हूँ वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। अरे मैं करूं तो कोई बड़ा काम करूंगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं, और छोटे काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बस भी करो। तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो,
लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत? इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मत करो मेरी इज्जत, जो मन में आए कहती रहो, लेकिन एक काम तो कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही है, जरा 2 रोटी बना दो। तुम्हें खाना मांगते हुए शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बताओ खाना कहाँ से बनाऊं? लेकिन तुम्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। सुषमा की कड़वी बातें सुनकर आरामदास भारी कदमों से घर से बाहर निकलता है। अब क्या करूं? मेरे पास न काम है न पैसे। आज तक उधार लेकर ही गुजारा किया, अब कौन उधार देगा? सबने ताने देना शुरू कर दिया है। एक आखिरी उम्मीद है लोकेश भाई, वो हमेशा मदद करते आए हैं, शायद इस बार भी। भाई कैसे हो? आज तुम्हारी मदद चाहिए। घर में हालात बहुत खराब हैं, खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा उधार दे दोगे तो बड़ा एहसान होगा। वादा करता हूं अगले हफ्ते लौटा दूंगा। आरामदास, तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी पहले भी कितनी बार मदद की है, लेकिन तुमने कभी वापस करने की जहमत उठाई? पूरे गांव में ऐसा कौन है जिसे तुमने उधार न लिया हो? भाई इस बार सच में हालात बहुत खराब हैं। सुषमा ताने दे रही हैं, प्लीज इस बार मदद कर दो। बातें बनाना तो तुम अच्छे से जानते हो आरामदास, पर कब तक दूसरों के भरोसे जिंदा रहोगे? क्या कभी सोचा है खुद के पैरों पर खड़े होने के बारे में? देखो भाई, मैं यहाँ ज्ञान सुनने नहीं आया। अगर पैसे हैं तो दे दो, वरना मत दो, मैं खुद संभाल लूंगा। आरामदास की ये बेपरवाह बात सुनकर लोकेश का गुस्सा फूट पड़ता है। देखो भाई, मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के मक्कार और धोखेबाज इंसान हो। पैसे लेकर लौटाने का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। लोकेश के ताने सुनकर आरामदास अपने घर की ओर बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। रास्ते में वह थककर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अभी वह अपने हालात पर सोच ही रहा था कि दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ डंडा लिए उसकी ओर आते हुए दिखा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ये मुखिया जी तो मुझसे पैसे के लिए ही आए होंगे। अब मैं क्या जवाब दूं? बहुत हो गया आरामदास, तूने मुझे कब से बेवकूफ बना रखा है। तुझे अपनी चालाकियों और झूठे वादों का हिसाब देना ही होगा। इस बार तेरी कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। आज मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेकर ही जाऊंगा। मुखिया जी, मेरी बात सुनिए। इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है, घर में खाने को कुछ नहीं है। बस थोड़ा और समय दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर तुझे पैसे देने होते तो कब का चुका देता। तेरे बहानों की कोई कीमत नहीं है। तुझसे बड़ा कामचोर और धोखेबाज मैंने नहीं देखा। अरे तुझे तो धरती का बोझ कहना चाहिए। मुखिया की कड़वी बातें सुनकर आरामदास समझ गया कि वह आज बचने वाला नहीं। मुखिया जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं सच में वादा करता हूं 1 महीने के अंदर सारे पैसे लौटा दूंगा। देखते क्या हो, इसे मारो। तब तक मारो जब तक इसे अपनी औकात याद ना आ जाए। अब ये किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं करेगा। मुखिया के साथी आरामदास को मारने ही वाले थे कि अचानक सुषमा वहां पहुंच जाती है। मुखिया जी, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये आपका पैसा लौटा देंगे। कृपया इन्हें मत मारिए। सुषमा, सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखकर मैं इसे आज छोड़ रहा हूं, लेकिन सुन लो, अगर इसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार इसका वो हाल करूंगा जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर मुखिया अपने घर चला जाता है। कब तक मैं तुम्हें पिटने से बचाती रहूंगी आरामदास?
अगर तुमने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख देगा। सुषमा सही कह रही है। अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन पैसे कहां से लाऊं? हाँ, एक काम कर सकता हूं। हमारे पास 2 बैल हैं। मैं एक बैल मुखिया जी को दे देता हूं। इस तरह मैं उनसे थोड़ी मोहलत ले सकता हूं। अगली सुबह आरामदास एक बैल की पेशकश करने के लिए मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मेरे पास 2 बैल हैं। मैं आपको एक बैल दे देता हूं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह, आज तूने काम की बात की है। जा, अपना बैल ले आ। मुखिया